तो हमारा चर्चा कर रहे थे कि कुछ टाइप्स के झूमिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, उसे अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग स्टेट्स में उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनमें हम असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड को ले लें। उसको हमने याद करने की एक ट्रिक ऐसे सोच लिया कि भाई झूमिंग कहाँ कहेंगे, तो उसे आप याद कर लीजिए क्या चीज़ कि असम में मीना दिखी। असम में मीना एक लड़की का नाम है, वो दिखी थी। असम में मीना दिखी थी। असम में से मेघालय कर लीजिए, मी से मिजोरम और ने से ने मतलब नागालैंड। ठीक है, मीना, असम में मीना है ना से नागालैंड के लिए। असम में मीना देखी थी, अर्थात अब याद कर लीजिए झूमिंग कल्टीवेशन उसको कहते हैं। असम में मीना, तो वो हो गया आपका क्या है, झूमिंग। दीपा याद कर लीजिए, असम में मीना दिखी थी, दीपू दिखा था बस्तर में। असम में मीना दिखी थी, दीपा को दीपू कर लीजिए, दीपा दिखी थी बस्तर में। बस्तर कहाँ डिस्ट्रिक्ट है, छत्तीसगढ़ का, और अंडमान निकोबार में। ठीक है, और एक पामलू याद कर लीजिए अलग से, बस पामलू को पीएम सबसे ज़्यादा, पामलू और मणिपुर, पामलू या पमालू जैसे करके याद, पामलू मणिपुर आपका। असम में मीना देखी थी, दीपू दिखा था बस्तर में। असम में मीना देखी थी, दीपू दिखा था बस्तर में। और कौन दिखी थी, और पामलू दिखा था कहाँ पर, मणिपुर में। हमारे पीएम साहब हैं, ऐसे याद कर लीजिए, पीएम, पामलू और मणिपुर। असम में मीना दिखी थी, दीपू दिखा था बस्तर में, पामलू दिखा था क्या चाहिए, मणिपुर में। चलिए, ये हमारे कुछ याद हो गए। झूमिंग को कुछ अलग अलग देशों में जानने से पहले हम क्या करते हैं कि जो अदर स्टेट्स हमारे बच्चे वहाँ पे देख लेते हैं। जैसे वर्ड फोकस करिए, इंडिया में ही क्या कहते हैं इसे, अलग अलग प्रदेशों में हमने कहा था। जैसे देखिए मध्य प्रदेश में क्या नाम देते हैं, बेवार या दहिया। बेवार या दहिया, इसे जैसे याद को बीडीएम करके याद कर लीजिए, बेवार दहिया मध्य प्रदेश, बेवार दहिया मध्य प्रदेश। आप पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश, ऐसे बेवार दहिया मध्य प्रदेश, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश। पामा डाबी कोमन ब्रिंगा ओडिशा, पामा डाबी कोमन ब्रिंगा है ओडिशा में। कुमारी लड़कियां कहलाती हैं वेस्टर्न घाट की, कुमारी हैं वेस्टर्न घाट्स की। वालरे या वाल्ट्रे कहलाती साउथ ईस्टर्न राजस्थान। खिल है हिमालय बेल्ट को, खिल कहते हैं हिमालयन बेल्ट में एग्रीकल्चर को। और कुरुआ या उरुआ, जैसे आपको कहिए ट्रिक बना के, कुरुआ मिले या उरुआ मिले झारखंड में। ठीक है, झूमिंग को पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। थोड़ा सा एक बार वर्ड करिए, बेवड़ा दहिया बेचे मध्य प्रदेश में, बेवड़ा दहिया बेचे मध्य प्रदेश में। अब पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश में, पोडू या पेटू कह दीजिए, पोडू पेटू या पेंडा जो भी है, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश में। पामा डाबी कोमन ब्रिंगा कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहीं ना कहीं इसी में आपको हिंट मिल जाएगा, आप वर्ड को पकड़िएगा तो। पामा डाबी कोमन ब्रिंगा, कोई हिंट मिल रहा है इसमें, पामा डाबी। पीडी के भी कुछ हो नहीं पाएगा, आप ऐसे रखिए पामा डाबी। ये एक टीना डाबी IAS हो चुकी हैं, उनके नाम पर डाबी से याद करना है तो कुछ कर लीजिए, नहीं तो पामा डाबी याद कर लीजिए। पामा डाबी हैं, पोंडा हैं, नहीं पोंडा और पेंडा, पोडू पेंडा दोनों जाएंगे आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। पामा डाबी या कोमन ब्रिंगा, पामा डाबी ने एक कोमान को ब्रिंगा वर्ड कर लीजिए, ब्रिंजल कर लीजिए, जो से याद करना। पामा डाबी कोमन ब्रिंगा कहाँ पर, उड़ीसा में। कुमारी कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट्स को कुमारी से, कुमारी मतलब होते कुमारी लड़कियाँ मान लीजिए, ऐसे कर लीजिए। और जो मान लीजिए हीरोइन बनने जाती हैं वगैरह, फिल्म इंडस्ट्री अधिकतर है हमारे यहाँ साउथ महाराष्ट्र रीजन में, महाराष्ट्र पड़ता है वेस्टर्न घाट्स में। इस तरह लोकेट करके याद कर लीजिए कि वेस्टर्न घाट्स में हमारे क्या है, कुमारी है। ठीक है,
और जो हमारा वालरे है या वाल्ट्रे है, इसको कहते हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान में वालरे, वालरे या वाल्ट्रे कहाँ पर है? साउथ ईस्टर्न राजस्थान का, मतलब साउथ ईस्ट वाला हिस्सा जो हमारा है उसको मैं कहते हैं वालरे या वाल्ट्रे, उसे याद कर लीजिए। और खिल, खिल कहाँ कहते हैं? हिमालयन बेल्ट में। खिल को हिल से याद कर लीजिए। हिल कहाँ अधिकतर मिलती है? हिल, हिल हो या हमारा दिमाग आते ही माउंटेन्स वगैरह नाम आते आते हिमालय, तो हिमालयन बेल्ट को खिल से याद कर लीजिए। और कुरुआ या उरुआ, उरुआ को याद कर लीजिए, झारखंड में पागल होते हैं सब। कौन? अगर कोई पागल हो गया तो कहा जाता है रांची भेज देंगे, तो रांची पागल खाना है। मैं रांची में एक मान लिया है हमारा मेंटल हॉस्पिटल वहाँ जो वहाँ पर है पागल खाना, तो वहाँ पर जो गया तो मान लीजिए उरुआ ऐसे बक्सोनर जो होंगे वहाँ पहुँचेंगे, तो वहाँ का उरुआ तो कुरुआ, कुरुआ झारखंड में। और झूमिंग क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पता ही चुका है। नॉर्थ ईस्टर्न में कौन कौन सा? असम में मीना देखी थी, असम हो गया, मे से मेघालय, मे से मिजोरम, और नेश मतलब असम में मीना ना, तो ना मतलब ना करना, ठीक है। और मैं कहा था क्या? असम में मीना देखी थी, दीपू दिखा था बस्तर में। दीपू मतलब दीपा, दीपा मतलब कहाँ पर है? बस्तर और अंडमान आइलैंड। दीपा कहाँ पर? मतलब दीपा मतलब बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, ठीक है। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी मिलता है। और एक वर्ड था पमालू, पामलू या पमालू, जो एक से वर्ड याद हो। पामलू, पामलू क्या है? कहाँ पर है पामलू? पामलू बताइए कहाँ पर है पामलू? जस्ट बताइए फास्ट। तो पामलू मिलता है आपका मणिपुर में। मैंने कहा था पामलू दिखा था मणिपुर में। इस प्रकार से हमें याद करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या आगे दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है कि रिंझा एक अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। छोड़िए इसमें आगे बात, कुल मिला के कहेगा कि हमारा वहीं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात कहेगी। ये एक लड़की रहती है असम में जो कि खेती कर देखती माता पिता को, वही करते, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। एक होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या है? इस प्रकार की फार्मिंग को क्या करते हैं ना कि जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होता है और लैंड कम, समझिएगा। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। जहाँ पर लैंड पर ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर होता है ना, वहाँ पर इस प्रकार की फार्मिंग को प्रैक्टिस की जाती है। इसमें क्या होता है? लेबर इंटेंसिव है। मतलब क्या होता है कि आपके पास मज़दूर ज़्यादा है, श्रम ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा है, ज़मीन कम है, काम करने वाले ज़्यादा लोग हैं, और आपको उगाना भी ज़्यादा है। तो क्या करेंगे कि लैंड पे प्रेशर, मतलब कि लोग ज़्यादा हैं, कम एरिया। इसको ट्रिक क्या समझिए बहुत आसानी से है, वही बात है। इंटेंसिव में दो चीज़ आ गया। नंबर 1 पॉपुलेशन ज़्यादा, लैंड कम, ठीक है। ये जहाँ पर मिलेगा समझिएगा, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो और लैंड कम हो, तो वहाँ पर आप जैसे सपोज मान लीजिए हमारा ये, सपोज मान लीजिए हमारा, जस्ट ए मिनट, ये हमारा लैंड हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या है? अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे हमारे किसी के पास छोटे छोटा लैंड है ऐसे ही, और सबको खेती करनी है, तो और यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा लोग हैं। तो जब ज़्यादा लोग हैं लैंड पर काम करने के लिए, तो क्या होगा कि उन सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भोजन की पूर्ति के लिए, फूड सप्लाई के लिए हमें ज़्यादा खेती करनी हो, लेकिन हमारे पास लैंड एरिया कम है, तो क्या है? उस ज़मीन पे प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे इस प्रकार की जो खेती की जाती है, इसको कहा जाता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। जस्ट इसी का एक अपोजिट होता है, उसको एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। वहाँ पे जानते क्या आता है? वहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट होता है। वहाँ पर क्या होता है कि पॉपुलेशन कम, इसी का अपोजिट कर लीजिए इंटेंसिव। जब एक्सटेंसिव वर्ड यूज कर लीजिए तो उसमें क्या हो जाएगा कि पॉपुलेशन वहाँ पर हो जाएगा कम और लैंड हो जाएगा ज़्यादा। जस्ट इसका अपोजिट समझिए। अब एक एक व्यक्ति के पास बड़े बड़े फार्म हाउस, अब उसके पास इतने बड़े बड़े हैं कि वो जहाँ मन करता है वहाँ से आराम से कर सकता है खेती, और एक के पास भरपूर है, तो पॉपुलेशन कम है, खाने वाले कम हैं और अनाज उगने वाला बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से कहा जाए एक्सटेंसिव होता है। लेकिन अगर कम पे उगे तो इंटेंसिव, पॉपुलेशन ज़्यादा, तो इसको हम याद कर सकते हैं। रेशियो बना सकते हैं ISF, इसको बना सकते हैं कि ISF is directly proportional to P and indirectly proportional to क्या चीज़? या पॉपुलेशन का है, पॉपुलेशन अगर बढ़ाएगा ISF क्या होगा? बढ़ेगा। और रिवर्स पे हमारा क्या है? लैंड का। लैंड अगर बढ़ा तो ये इंटेंसिव वो हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है।
जस्ट इसका अपोजिट कर लीजिए, इसका मान लीजिए आपका एक्सटेंसिव का, उसे EXF कर लीजिए। वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या हो, फिर वही वाला इससे आपका एक्सटेंसिव, हाँ लैंड, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा समझाने की कोशिश देखिए कि इस प्रकार की प्रैक्टिस में, कैसे मैंने बताया, लेबर इंटेंसिव होती है, जहाँ पर क्या आता है, देखिए हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स का ज़्यादा डोज दीजिए, और इरिगेशन ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं हायर प्रोडक्शन चाहिए। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत मैंने पहले कहा चुका था कि क्यों लैंड एरिया हमारा कम है। क्यों? इसका कम होने का कारण भी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत में जो मिलने वाली जो ज़मीन होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहती है, तो उसमें क्या होता है, इसकी वजह से लैंड का डिवीज़न भाइयों में बहनों में बंटवारा होते होते पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आते थे, लैंड होल्डिंग जो साइज़ है वो बहुत कम हो चुका, और वो उस पर खेती करना अनइकोनॉमिकल रह चुका। इस प्रकार से फार्मर्स को यदि आउटपुट ज़्यादा निकालना है लिमिटेड लैंड पे, तो क्या करना होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस पर यूज करना पड़ेगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर को, या हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास लेवलीहुड के जीवन यापन करने की कोई और हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है। एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्स ऑफ लेवलीहुड, देखो ये रखा है, जीवन यापन के जो अल्टरनेटिव सोर्स हैं उसकी एब्सेंस के कारण क्या होता है, लिमिटेड लैंड पे हमारे ज़्यादा प्रेशर देखने मिलता है। दस देयर इज एनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, कुछ और भी प्रकार के फार्मिंग हो, जैसे कमर्शियल फार्मिंग क्या है। इस प्रकार की फार्मिंग के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका कि हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स करिए, जैसे HYV सीड्स का यूज करिए, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। इसका मतलब हम ऐसे सीड्स का यूज करेंगे जिसमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, क्या चीज़ मिलेगा, प्रोडक्शन मिले। इस प्रकार के बीज के वो करिए, यूज करिए। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करिए। इंसेक्टिसाइड मतलब कि कीट मारने वाली दवाओं का यूज करिए। पेस्टिसाइड का यूज करिए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ताकि क्या हायर प्रोडक्टिविटी मिल सके। कुल मिला के प्रोडक्शन को ज़्यादा करना है। HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सबका यूज करिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए। इससे क्या मिलेगा आपको, इस प्रकार की फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग कहलाएगी। इसमें क्या प्रोडक्शन को ज़्यादा करना है। प्रोडक्शन जहाँ ज़्यादा हुआ तो आपका आप खाने से ज़्यादा आपके पास हो गया, तो आप सब्सिस्टेंस केवल गुजार नहीं रहे हो अपने आप को, आपके पास एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा जो अब किसी के पास होता है तो क्या करता है, ही वांट्स टू सेल इन द मार्केट, वो मार्केट में सेल करेगा। मार्केट में सेल करेगा तो मतलब क्या है, कमर्शियल एक्टिविटी में आ गया। इस प्रकार की जब भी बात आएगी तो इसका मतलब होगा कि अब वो कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व। जैसे एग्जांपल दे रखे, जैसे कहीं पर हरियाणा में जैसे राइस क्या है हमारा, हरियाणा और पंजाब में राइस क्या है, कमर्शियल है, जबकि वहीं उड़ीसा में ये एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है। मतलब वहाँ पर इतना ही होता है कि वो बस केवल खा से गुजार सके अपने जीवन को उससे, और कहीं पर इतना ज़्यादा होता है कि वो उस मार्केट में सेल कर सकता है। तो कमर्शियल फार्मिंग ये डिपेंड करता है जगह जगह पे कि किस प्रकार से उसको क्या कर ग्रो किया जाता है। ठीक है, मतलब कमर्शियल का सीधा मतलब कि जब आप उससे मार्केट में सेल करने लायक आपके पास ज़्यादा, मतलब कि आपके पास सब्सिस्टेंस से ज़्यादा होने लगे तो उसको कमर्शियल कहेंगे। ठीक है, लिखा है। प्लांटेशन एक प्रकार का क्या है, कमर्शियल फार्मिंग है। इस प्रकार के फार्मिंग क्या, देखिए प्लांटेशन वगैरह जो भी है, एक सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है। जैसे मान लीजिए वही हमारा ये केला हुआ, लार्ज एरिया में ग्रो कराइए। जैसे टी हुआ, रबर हुआ, ये सब क्या एक सिंगल क्रॉप और लब में बड़े एरिया में। इस प्रकार का प्लांटेशन क्या होता है, हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। इस प्रकार के जो प्लांटेशन है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में क्या करता है, जोड़ने वाला है, इनपुट की तरह काम करेगा वहाँ से लेकर के यहाँ पे। ठीक है, प्लांटेशन क्या करता है कि कवर्स लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का ज़्यादा एरिया कवर करेगा। कैपिटल इंटेंसिव इनपुट चाहिए, मतलब कि इसमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, तब आपको फ़ायदा मिलता है। माइग्रेंट लेबर का हेल्प चाहिए आप उसमें। और सारे जो प्रोड्यूस हो रहा है क्या करता है, इंडस्ट्रीज हैं उससे रिलेटेड, उसमें क्या करता है, रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। जैसे भारत में चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, गन्ना है, बनाना है, केला है, मगर जो भी है ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। तो पूछ दे, ऑप्शन दे के पूछ दे, इन इंडिया विच इज़ नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। टी, कॉफ़ी, रबर कर दे, उसमें क्या डाल दे आपका, ये राइस डाल दे।
तो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। प्लांटेशन क्रॉप में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एटसेट्रा वगैरह आ जाएंगे। जैसे टी में क्या है, असम और नॉर्थ बंगाल में, तो कॉफ़ी कर्नाटका में। कुछ एग्जांपल है प्लांटेशन क्रॉप्स के। चूँकि ये बोला क्या है कि प्रोडक्शन मेनली होता है किस लिए, मार्केट के लिए। Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and markets plays an important role in the development of plantation। देखिए व्हाट ये कह रहा है हमारा कि चूँकि प्रोडक्शन का मेन पर्पज़ क्या है, मार्केट के लिए है, तो इसके लिए क्या चाहिए, वेल डेवलप्ड नेटवर्क किसका, ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का। क्यों, क्योंकि प्लांटेशन एरिया से वो क्या से कनेक्ट हो सके, वहाँ से वो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस है, प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ से वो जा के ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होगी तो हमारे जो प्रोड्यूस होंगे वो वहीं के खेतों में ही रह जाएंगे, वहाँ से निकल के नहीं आ पाएंगे। कम्युनिकेशन का सिस्टम सही होना चाहिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आसपास होनी चाहिए, मार्केट होना चाहिए। ये सारे के सारे क्या है ना, प्लांटेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, बनाना प्लांटेशन इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया और बैम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट। बम्बू का भी प्लांटेशन किया जाता है, फर्स्ट क्लास का, एक नंबर। ठीक, चलिए क्रॉपिंग पैटर्न पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि आप फिजिकल डाइवर्सिटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भारत में, और इस प्रकार की प्लूरलिटी ऑफ कल्चर्स, मतलब यहाँ पर कल्चर की तो विविधता गजब का मिलता है। जहाँ जाइए तहाँ आपको अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है। ये क्या करता है, ये हमारे प्रैक्टिसेज किस प्रकार के एग्रीकल्चर में भी देखने को मिलती है और वहाँ के क्रॉपिंग पैटर्न में भी देखने को मिलता है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फूड और फाइबर क्रॉप्स जो है ना, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्पाइसेज हैं, कॉन्डिमेंट्स हैं, ये सारे क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्रॉप्स हैं जो क्या करते हैं, कंट्री में उगाई जाती है। तो इंडिया में क्रॉपिंग का 3 सीजन माना जाता है, एक रबी का, खरीफ का, जायद का। रबी क्रॉप्स को क्या किया जाता है, विंटर में बोया जाता है, जैसे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और गर्मी की शुरुआत से लेकर के मिड गर्मी तक हम क्या करते हैं, इसे काट लेते हैं। जैसे हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, मतलब इसका कहा जाए रबी क्रॉप्स तो क्या विंटर में बोया जाएगा, गर्मी में काट लिया जाएगा, अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है, अप्रैल से जून में काट लिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं जैसे व्हीट है, बार्ले है, पीज़ है, ग्राम्स है, मस्टर्ड है, इसे ध्यान रखिए। गेहूँ है, चना है, जौ है, मटर है, सरसों है, ये सब के सब क्या हैं, इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स, याद रखिएगा। ये क्रॉप्स क्या होती हैं, भारत के बहुत ही लार्ज पार्ट में, बड़े एरिए पे उगाए जाते हैं इसे। कुछ स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, जहाँ कि पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन एरियाज़ हैं ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बारिश की संभावना अच्छी हो जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। क्या हो जाता है कि जब हमारा ठंडी के समय में, विंटर सीजन में क्या होता है, यहाँ पर बारिश के हो जाने से यहाँ पर अच्छी खासी इस प्रकार की फसल यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अब क्या रहा है हमारा, हाँ वही कह रहा है, ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, जो पश्चिम की तरफ से आने वाली जो हवाएं होती हैं, जो साइक्लोन होता है वो बारिश लेके आता है ठंड के समय में। इससे क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन काफ़ी हाई हो जाता है और अवेलेबिलिटी ऑफ वहीं प्रेसिपिटेशन बारिश के होने की वजह से अच्छी खासी फसल उगाते हैं। अब ये कह रहा है कि जैसे भी हो, जो ग्रीन रिवोल्यूशन का जो सक्सेस रहा वो हमारा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही रहा और कुछ राजस्थान के पार्ट्स में भी रहा है। और इन्होंने इम्पॉर्टेंट फैक्टर या इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया किस में, हमारे ऊपर जो भी रबी क्रॉप्स दी गई हैं उनके प्रोडक्शन में। ठीक है, रबी क्रॉप्स बता ही चुके हैं। अब खरीफ पे आते हैं, तो खरीफ क्या है हमारा, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर। देखिए अभी क्या होता है, मानसून के आगमन पे खरीफ को बोया जाता है। मानसून आगमन वही जून, तो वही जून के बाद फसल कटी, फिर जुताई बुआई हो गया, तो इसको बोने का काम होता है कब, तो मानसून की शुरुआत में, और इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अलग अलग जगहों पे, मतलब और काट लिए जाते हैं सितंबर से अक्टूबर के दौरान। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जैसे पैडी है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर को अरहर भी कहते हैं, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन है, जूट है, ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, सारे क्या हैं, खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, कुछ इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हैं,
सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स। अब कुछ इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग में चावल उगाने वाले, चावल को प्रोड्यूस करने वाले रीजन्स कौन कौन से? असम है, वेस्ट बंगाल है, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विद द उत्तर प्रदेश एंड बिहार। इसमें से अधिकतर उन स्टेट्स का आप जिक्र पाएंगे चावल उगाने में, राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में, जहाँ पर क्या होता है पानी की बढ़िया मात्रा अवेलेबल हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, पूरा देखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिए, असम ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, वेस्ट बंगाल इसमें भी मिल जाती है, गंगा मिल जाती है। और जितने भी कोस्टल रीजन हैं, उड़ीसा का कोस्टल रीजन आ जाइए, आंध्र प्रदेश सब बगल में, तेलंगाना फिर ठीक ठाक मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तमिलनाडु मिल ही रहा है, केरला में, महाराष्ट्र सब, महाराष्ट्र में स्पेशली कोंकण वाला कोस्ट, और उत्तर प्रदेश बिहार हमारा है ही। हाँ, ये ध्यान रखिए कि पंजाब और हरियाणा भी में अब पैडी हमारा क्या हो चुका है कि इम्पॉर्टेंट क्रॉप हो चुका है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इनमें क्या होता है कि 3 प्रकार के धान बोए जाते हैं एक साल में। इसका नाम है औस, अमन एंड बोरो। ठीक है, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। वेस्ट बंगाल तो चावल का गढ़ ही मान लीजिए, कहा जाता है भूखाइल बंगाली भाते भाते, मतलब वहाँ पर भात मतलब चावल, चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में। और उड़ीसा समझ रहे हैं कि एक साल में 3-3 किस उसका फसल ले रहा है सर। और रबी और खरीफ सीजन के बीच में हमारा एक शॉर्ट सीजन जो बच जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उसको हम क्या नाम जानते हैं ड्यूरिंग समर सीजन को? जायद सीजन। कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जायद के, जैसे एग्जांपल वाटरमेलन, खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी वगैरह जो सब्जियां, और फॉडर क्रॉप जिसमें चारा वाली फसलें हैं। और शुगर तो लगभग 1 साल का ले लेता है। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो, 1 साल ले लेता है ग्रो होने में। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम मिलेंगे अगले टॉपिक पे। मेजर क्रॉप्स जो हैं उसमें कौन कौन सी हैं, राइस है, ये जो भी हैं राइस, व्हीट वगैरह सबको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ख्याल रखिए और ध्यान ला के पढ़ते रहिए, मन ला के पढ़ते रहिए, क्योंकि बोर्ड आ चुका है नज़दीक, तो आप लोगों को पढ़ना है और इस बार अच्छे मार्क्स लाने हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप लोगों का धैर्यपूर्वक इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।